मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसी भी सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। यह कोशिका द्रव्य में स्थित है और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं का डायरेक्शन और कंट्रोल करता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है और बिना किसी न्यूक्लियस के कोई भी सेल लिविंग कंडीशन में नहीं रह सकती है। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर फ्लोरल प्लांट्स जो है उनके अंदर सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसे देखा और ये बताया कि यह एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। न्यूक्लियस की जो पोजीशन है अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग हो सकती है और जिन कोशिकाओं के अंदर सेंटर में बड़ी वैक्यूल होती है उनमें इसकी जो स्थिति है वो पेरिफेरल हो जाती है, यानी जो प्लांट सेल है उनके अंदर न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो पेरिफेरल होती है और जो एनिमल सेल है उनके अंदर न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो मिड के अंदर होती है या सेंटर के अंदर प्रेजेंट होती है। जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है या जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसे कि कैरियोथिका भी कहा जा सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसे कैरियोलिम्फ भी कहा जा सकता है, न्यूक्लियर सेप भी कहा जा सकता है और बीच में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें क्रोमेटिन कहा गया है और एक न्यूक्लियोलस है। और जो ये न्यूक्लियस है इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, इनके बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर भी नाम दे दिया गया है। न्यूक्लियस की जो शेप है, न्यूक्लियस का जो नंबर है और साइज है वो डिफरेंट हो सकता है। ये स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि संख्या कितनी होगी, शेप कैसा होगा या फिर साइज जो है वो कैसा होगा। जो पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स हैं उन्हें अगर एनिमल सेल है तो उसे हम सिंशिया कहेंगे और अगर कोई प्लांट सेल है जो कि पॉलीन्यूक्लिएट है उसे हम सिनोसाइट भी नाम दे देते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर वाउचेरिया है या एनिमल की बात करें तो जो प्लाज्मोडियम सेल है वो मल्टीन्यूक्लिएट या पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन के अंदर होती है। अब जो साइज है न्यूक्लियस का वो डिफरेंट हो सकता है, जैसे ये फ्लैट हो सकता है, ट्रिप्लॉइड हो सकता है, इलिप्सॉइडल हो सकता है, हॉर्स शू शेप हो सकता है, ब्रांच्ड, लोब्ड, लेंसियोलेट, इरेगुलर, किसी भी शेप के अंदर हो सकता है। जो साइज है वो भी न्यूक्लियस का बदलता रहता है या फिर न्यूक्लियस का जो साइज है वो अनिश्चित होता है। इनका जो मेन साइज है वो डीएनए की मात्रा पर भी डिपेंड करता है। न्यूक्लियस गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन प्रत्येक सेल में केंद्रक के आयतन व कोशिका द्रव्य के आयतन का एक निश्चित अनुपात होता है और उस अनुपात को न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स नाम दे दिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि वेयर इज न्यूक्लियस सिचुएटेड? थिंक अबाउट इट। प्लांट सेल में कहाँ प्रेजेंट है और एनिमल सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी क्या पोजीशन होती है? न्यूक्लियस की जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। जब हम न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर दिखाई पड़ती है। अब सबसे पहले आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका भी नाम दे दिया जाता है और
जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको चारों ओर से घेरने वाला जो आवरण है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से अलग करती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा गया है। जब हम देखते हैं तो ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई, जैसे आउटर मेम्ब्रेन एक्टोकैरियोथिका और जो इनर मेम्ब्रेन है वो एंडोकैरियोथिका के नाम से बताया जाता है। इन दोनों के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट रहता है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन छोटे छोटे छिद्रों से घिरी रहती है, यानी वो कॉन्टिन्यूस नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर नाम दे दिया गया है। और न्यूक्लियर पोर जो है वो आकृति में ऑक्टागोनल होते हैं जिनका डायमीटर 400 से लेकर के 1000 तक हो सकता है। ये पोर एक दूसरे से 1500 एंगस्ट्रम की दूरी पर प्रेजेंट रहते हैं। ये सर्कुलर एन्यूलाई द्वारा एनवलप्ड होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। जो ये पोर है और जो एन्यूलस है दोनों मिलकर के पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो एन्यूलस है उसका जो डायमीटर है वो 600 एंगस्ट्रम होता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो बताई गई है कि जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह से यहाँ बना हुआ रहता है। सबसे पहले जो एन्यूलस है उसका जो डायमीटर बताया था वो है 600 एंगस्ट्रम और ये एन्यूलस 8 ग्रेन्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। ये ग्रेन्यूल न्यूक्लियर पोर की जो कोशिका द्रवई और केंद्रकई यानी जो साइटोप्लाज्मिक और जो न्यूक्लियर दोनों की दोनों सरफेस पर प्रेजेंट रहती है। और न्यूक्लियर पोर के अंदर की तरफ सेंट्रल ग्रेन्यूल प्रेजेंट रहता है और जो सेंट्रल ग्रेन्यूल है उससे 30 एंगस्ट्रॉम डायमीटर वाले पतले तंतु मिलकर के पेरिफेरल रूप से जुड़ जाते हैं तथा जो कार्ट व्हील है उसके जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। न्यूक्लियर पोर पर प्रोटीन युक्त एक डेंस सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से पोर पूरी तरह से ओपन कंडीशन में नहीं रहते हैं और ये डेंस मटेरियल एक और पोर से बाहर साइटोप्लाज्म में और दूसरी ओर जो न्यूक्लियोप्लाज्म में निकलता रहता है। और मेनली इनका जो काम है कि यह न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में सब्सटेंस का एक्सचेंज करते रहते हैं। इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो बताई गई है। यहाँ पर कैसे पोर प्रेजेंट है, कहाँ साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो ये है कि साइटोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म के बीच में सब्सटेंस का इजीली आवागमन करना और ये वो एनवलप है जो कि न्यूक्लियस में होने वाली जो जीन क्रियाएं हैं और जो साइटोप्लाज्म में होने वाली अलग अलग क्रियाएं हैं उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा करने का काम करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म जो सेल डिवीज़न है उसकी इंटरफेस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड ग्रेन्युलर होमोजेनस स्ट्रक्चर है, होमोजेनस पदार्थ है, उसे नाम दे दिया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये वो फ्लूइड है जिसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेन्यूल्स और न्यूक्लियोलस जो वो सस्पेंडेड कंडीशन के अंदर रहता है। सेल डिवीज़न की अलग अलग स्टेजेस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो भी बनता रहता है और बदलता रहता है। मेनली न्यूक्लियर जो प्लाज्म है न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियस के अलावा कुछ राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है जैसे पेरी क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स और इंटर क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स। पेरी क्रोमेटिन जो ग्रेन्यूल्स है वो कुछ कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स होती है, कुछ उसके अंदर डेंस पार्टिकल्स हैं जिनका जो
डायमीटर है 450 एंगस्ट्रम होता है। इंटरक्रोमेटिन ग्रेन्यूल है जो कि क्रोमेटिन की चारों ओर प्रेजेंट रहती है। इनका डायमीटर 250 एंगस्ट्रम होता है। पेरिक्रोमेटिन जो फिलामेंट्स हैं वो क्रोमेटिन के पास पाए जाते हैं और कुंडलित संरचनाएं दूरी पर वितरित रहती है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज और डाइपेप्टाइडेज। फंक्शन है एंजाइम्स की एक्टिविटी को बनाए रखना, स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन करना, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद की जो क्रियाएं हैं उनके अंदर काम में आना। क्रोमेटिन मेनली क्रोमेटिन जो है किसी भी सेल में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, बल्कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर एक श्यान जेली जैसा पदार्थ है जिसके अंदर की डीएनए, आरएनए और कुछ हिस्टोन प्रोटीन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं। क्रोमेटिन में आरएनए तथा अम्लीय प्रोटीन की मात्रा में जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन डीएनए और हिस्टोन जो प्रोटीन है उनका जो अनुपात है वो हमेशा समान रहता है। जैसे हिस्टोन प्रोटीन है वो है H2A, H2B, H3H4 और इनके अंदर जो एमिनो एसिड होते हैं वो है आर्जिनिन और लाइसिन। और मेनली जो क्रोमेटिन है वो ही न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट रहती है और जिसे बेसिक स्टेन जैसे फ्यूल्सिन से यानी जो क्षारीय फ्यूजिन है और ऑरसिन्स है उनके द्वारा हम स्टेंड कर सकते हैं। और जो स्टेन्ड स्ट्रक्चर है वो क्रोमोनिमेटा कहलाती है और ये आपस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड कंडीशन के अंदर पाया जाता है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एसिडोफिलिक होती है और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था फोंटोना ने। न्यूक्लियोलस को पायरोनीन स्टेन से स्टेन किया जा सकता है। और जब न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो न्यूक्लियोलस के अंदर स्ट्रक्चर है जैसे एक न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन है, यानी इसके अंदर पार्ट्स हैं ग्रेन्युलर जोन, फाइब्रिलर जोन, अमोर्फस जोन और न्यूक्लियोलर एसोसिएटेड क्रोमेटिन। तो ग्रेन्युलर जोन जो है वो न्यूक्लियोलस का पेरिफेरल पार्ट है जिसके अंदर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बनी हुई कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहती है। फाइब्रिलर जोन जिसे नीमा भी कहा जाता है और अमोर्फस जोन जो कि सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ होता है जिसके अंदर फाइब्रिल्स और कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। और न्यूक्लियोलर जो एसोसिएटेड क्रोमेटिन है वो एक्चुअली 100 एंगस्ट्रम मोटे फाइबर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोलस के चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं और न्यूक्लियोलस के अंदर एंटर करके एक निश्चित इंटरवल के ऊपर इंट्रा न्यूक्लियोलर नेट बनाते हैं। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करना, राइबोसोम का बायोलॉजिकल सिंथेसिस और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस और न्यूक्लियस के लिए एक एनर्जी सोर्स का काम करना, सेल डिवीज़न के अंदर भी हेल्प करना। और इसी में 45S rRNA की 2 सब यूनिट है, 18S rRNA और 28S rRNA, और जो कि मिथाइलेशन में भी हेल्प करता है। थैंक यू।